आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा कलश में। आज हम लोग जो भारतीय संविधान की पहला जो हम लोग लेसन देखा था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1909 का जो लॉर्ड मिंटो सुधार योजना था, वहाँ तक हमने पढ़ा था। और उसके बाद जो है आज हम लोग पढ़ेंगे जो 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जिससे सभी परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड किए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए और साथ ही पॉलिटी के क्वेश्चंस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। 1909 के बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम भारत में आया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो था 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, लेकिन फिर भी 1921 से ये लागू हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून कब पारित हुआ। तो 1919 का जो कानून था भारत शासन अधिनियम का, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो इसके बाद इसमें क्या सब बदलाव हुए, तो इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। और हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, और जो आरक्षित विषय थे उस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। और इस शासन की इस दोहरी व्यवस्था को जो द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि द्वैध शासन व्यवस्था जो था उसका जो है शुरुआत किया गया, उसकी जो नींव डाली गई वो 1919 के अधिनियम में डाली गई। और इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अनुसार फिर जो है इसके बाद फिर इसने सांप्रदायिक आधारों पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को जो है विस्तारित कर दिया। पृथक निर्वाचन जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पृथक निर्वाचन के जनक जाने जाते हैं, वो 1909 में जो आया था, तो उसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी अलग अलग धर्मों के आधार पर। और लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है पृथक निर्वाचन का जनक। तो 1919 में उस जो सुधार कानून था उसमें इसको और विस्तार रूप प्रदान किया गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्या बदलाव हुआ, इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि 1922-23 में एक ली आयोग गठित किया गया। लोक सेवा आयोग की जो भी कार्य जो थी उसको करने के लिए, उससे संबंधित जो सुझाव है वो देने के लिए ली आयोग का गठन किया गया। और उस आधार पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट काम हुआ इस जो 1919 का एक्ट था इसके अनुसार। उसके बाद क्या हुआ कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। मतलब केंद्रीय बजट अलग और राज्य का बजट जो है वो अलग अलग पेश किया जाने लगा। वो भी 1919 का अधिनियम है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो 1919 के अधिनियम से संबंधित प्रश्न है, तो उसको हम लोग आगे देख लेते हैं, जो कि हम लोग इतना दूर में जो अभी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या राज्यपाल को वीटो शक्ति। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ था, लेकिन जैसे राज्यों को स्वायत्ता दिया गया और हिंदू मुस्लिम की जो थी उसको विस्तारित किया गया। पूर्ण रूप से जो था वो 1909 में लागू हुआ था। तो इसमें प्रांतों में जो दोहरा शासन है ये इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था प्रांतों में दोहरा शासन। तो इसलिए सही आंसर होगा कि इसका जो सार था वो प्रांतों में दोहरा शासन था। उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि किस सुधार अधिनियम के तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग का
गठन किया गया। तो अभी हमने पढ़ा कि 1919 में जो लागू हुआ था, तो उसके आधार पर जो है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई एग्ज़ामों में पूछा गया है और इसमें सारे वही प्रश्न हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं कई बार, कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं है और ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद अभी हमने देखा कि बजट जो है, राज्य का बजट केंद्रीय बजट से अलग किया गया, तो वो भी 1919 का जो अधिनियम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, तो इसी के तहत जो है अलग अलग बजट राज्य और विधानसभा का, मतलब राज्यों को अलग दिया गया अधिकार कि आप केंद्र सरकार से अलग जो है, केंद्रीय बजट से अलग अपना राज्य का अलग अलग बजट बना सकते हैं और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अगला इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, ये भी हम लोगों ने पहले देखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो इसमें भारत शासन अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919 है, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, उसी में द्वैध शासन प्रणाली की नींव पड़ी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको घुमा फिरा के पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम्स में। तो उसके बाद क्या, साइमन आयोग जो है नवंबर 1927 में, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया साइमन आयोग भारत कब आया, तो आया 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और आयोग के सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। तो साइमन आयोग वापस जाओ जो काफ़ी विरोध हुआ, लाला लाजपत राय ने जो है इसका जो है नेतृत्व किया संपूर्ण आंदोलन का, और इसी दौरान लाठीचार्ज के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई। तो 1928 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन 1930 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया और द्वैध शासन प्रणाली जो कि लागू किया गया था 1919 में, और राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश उसने की। तो अगला प्रश्न है कि साइमन आयोग ने कब अपनी रिपोर्ट पेश की, तो उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की। तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ 1930, 31, 32, 33। तो 30 में जो है 1930 ईस्वी में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, और जो भी द्वैध शासन है, सांप्रदायिक विस्तार जो प्रणाली है, या फिर जो राज्यों का जो विस्तार है, संसदीय व्यवस्था का, सबको आगे ले चलने का उन्होंने उन्होंने बात की। उसके बाद जो है गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया, जो भारत के जो अलग अलग राज्यों के जो रियासतों के प्रतिनिधि थे, राज्यों के प्रतिनिधि थे, उन सबों के बीच जो है संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए जो है गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल इसमें नहीं हुआ। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, तो उसका कांग्रेस के लोगों ने बहिष्कार किया, कांग्रेस की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी काफ़ी मान मनोबल के बाद गांधी जी जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, लेकिन ये काफ़ी असफल रहा, क्योंकि जो भारतीयों की जो मांग थी उसके आधार पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, ये भी कई बार पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कब किया गया। तो गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन 1930, 31 या 32, या फिर इनमें से सभी। तो 30, 31, 32 जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, लेकिन सब लगभग असफल ही रहा, इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने नहीं आया। इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे किस नाम से जाना जाता है? जो उस टाइम में, वर्तमान में 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना स्टार्ट की, और इसने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई और जो यूरोपियन थे और जो आंग्ल भारतीय थे, उन सभी के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार कर दिया,
और इसको दलितों के लिए भी विस्तारित किया गया। जो भीमराव अंबेडकर थे, जो दलितों की आवाज़ बनकर गोलमेज सम्मेलनों में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो दलितों के भी जो उनका प्रतिनिधित्व था, निर्वाचन था, उनको उनको भी अलग से, मतलब उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई। तो ये किस नाम से जाना गया? तो इसको सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने विभाजन करने का प्रयास किया। उसके बाद अगला है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम के अनुसार? भारत शासन अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में, या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो 1919 के बाद जो अगला अधिनियम जो काफ़ी महत्वपूर्ण आया, जिसमें भारतीय जो संविधान है उसकी एक तरह से वहाँ पे नींव डाली गई, जो भारतीय संविधान आज है, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। और इसमें जो है केंद्र और जो है राज्य के जो है इकाइयों के बीच जो है 3 सूचियाँ, जैसे अभी भी हम लोग की चलती है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो उसका जो बंटवारा था वो 1935 के अधिनियम में ही कर दिया गया था, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वायसराय को दे दी गई थी। तो इसको जो है भारतीय संविधान की नींव माना जाता है। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम में किया गया? 1919, 1935, 1947 या 1950? तो संघीय प्रणाली जो होती है उसके आधार पर जो है सरकार जो है भारत में किस अधिनियम में किया गया प्रयास स्थापित करने का? तो वो किया गया 1935 के अधिनियम के अनुसार। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे अभी। इसके बाद है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये पिछला जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे 1919 का जो अधिनियम था, जिसमें प्रांत को अलग कर दिया गया, केंद्र और जो राज्य थे केंद्र से अलग कर दिया गया उनको। तो ये स्वायत्तता 1919 के अनुसार जो है वो दी गई। 1919 इसका आंसर है कि इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता को इसमें लाया गया, और जो केंद्र की व्यवस्था थी उसको राज्य जो है उसको स्वतंत्र किया गया अपने हिसाब से शासन चलाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कई एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो है वो है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो शासन था भारत का, वो किस अधिनियम के तहत चलाया गया? तो ये चलाया गया, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान द्वारा, 1935 के सरकार के अधिनियम के अनुसार, या इसमें से किसी भी नहीं। तो 1935 से लेकर जो भी जब भारत आज़ाद हो गया, भारत का संविधान जब तक नहीं बना था तब तक इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा जो है भारत का शासन चला। तो ये इसे नींव क्यों कही जाती? क्योंकि उस टाइम तक भी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके अनुसार ही भारत की सत्ता चल रही थी, और भारत का जो संविधान बना है उसमें एक काफ़ी बड़ा हिस्सा लिया गया है 1935 का जो संविधान था, जो अधिनियम था उससे। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा किससे लिया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के में जो है भारतीय संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शामिल है। अगला इसमें प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, संघीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, प्रांतीय विधानमंडल या प्रांतीय राज्यपालों को। तो अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले कि गवर्नर जनरल को जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, मतलब केंद्र की शक्तियाँ, राज्य की शक्तियाँ, समवर्ती सूची, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि अभी केंद्र को दिया जाता है, हम लोग का जो वर्तमान जो शासन पद्धति है उसमें भी केंद्र को दिया जाता है, तो इसमें गवर्नर जनरल को दिया गया जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, मतलब जो बची हुई शक्तियाँ थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये है
आज का सबसे आखिरी इस चैप्टर का प्रश्न और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, और कई बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्ले मिंटो योजना, बेवेल योजना या माउंटबेटन योजना? तो ये जानी गई माउंटबेटन योजना के नाम से। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया, जो 1947 में एक अधिनियम पारित हुआ, जो भारत को अब आज़ादी दी जाएगी। तो लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम में भारत के वायसराय थे, इसलिए उनके नाम पर इस योजना का नाम रखा है। और जो ये माउंटबेटन योजना थी, इसके तहत काफ़ी ज़्यादा जो है नियम कानून उन्होंने बनाया। भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी माउंटबेटन साहब ने कर दिया कि अलग अलग राज्य होंगे, अलग अलग देश होंगे धर्म के आधार पर। तो भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को जो है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली, और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से भारत में लागू हो गया, और अंग्रेजों की जो सत्ता थी वो भारत से निकलकर चली गई वापस अपने देश, और भारत में लागू हो गया जो यहाँ की जो नागरिकों द्वारा चुने गए जो लोग थे, जो एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता के द्वारा, मतलब भारत में पूर्णतः लोकतंत्र की स्थापना हुई 1947 के बाद से। और 1947 से जो संविधान जो है वो तो 1950 से लागू हुआ। तब तक जो 1935 का अधिनियम था, उसके आधार पर जो है भारत की जो सत्ता थी वो चलाई गई। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन भी हमने देखा कि 1935 के अधिनियम के अनुसार जब तक संविधान नहीं बना। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान का जो निर्माण हुआ उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संविधान सभा के निर्माण के बारे में, संविधान में जो सब चीज़ जो भी संगठन का निर्माण किया गया, जिस संघ का निर्माण किया गया, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो ये सब हम देखेंगे अब अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये यूज़फुल लगी हो तो और भी लोगों में शेयर करें। और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।